मैं एक चीज़ यहाँ पे और कहूँगा, मैं सुशील जी से भी मिला और भी कई रेसलर जिनका आपने नाम लिया उनमें से 2-3 से मिला, लेकिन आपसे मिलने के बाद लगा कि आप सिर्फ एक रेसलर नहीं हैं, आप दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने इतनी देर में बहुत मज़ा आ गया आपसे मिलके। हमारे देश किस किस दिशा में जा रहा है, जहाँ हमारे देश के मेडल लाने वाले लोगों को अगर सड़क पे बैठना पड़ रहा है, थोड़ा सा दुख तो लगता है। शुरुआत का जीवन मतलब आपका व्हील चेयर पे गुजरा है, तो ये तो एक अपोजिट सा हो गया सब कि आप व्हील चेयर पे थे और आज मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब हम जैसे लोग तो 2-4 भी अगर सामने आ जाए तो कचरा सा हो जाएगा। अच्छा, आप शादी के लिए बिग बॉस का वेट कर रहे थे? अच्छा, आप 13 साल से साथ में हैं। हाँ, पायल जी आपकी वाइफ हैं? हाँ, आगरा मथुरा हाईवे पे मिले थे हम एक बार। अच्छा, वहाँ क्या आप गाड़ी पंचर हो गई थी उनकी? तो एक वो पुरानी तलब होती है ना कि किसी की मदद करने की, कई बार उसमें नुकसान भी उठाया है। हाँ, लेकिन ये तो फायदा हुआ है यहाँ तो आपको लग रहा है फायदा हुआ, क्या था नुकसान हुआ? जेंटलमैन क्या, जेंटलमैन में एक सूट बूट वाला एक आदमी छपा हुआ, उसको जेंटलमैन बोलते हैं। जो थोड़ी इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, सुनो तो, कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई लेडी है, वो उसको पढ़ा लिखा मानते हैं। घर में जो हमारा फादर जो धोती कुर्ते में रहता है, हम सोचते हैं जेंटलमैन ये नहीं है। बच्चा सोचा जेंटलमैन तो वो जिसने सूट बूट पहन रखा है। मैं क्या है, बोला कोल्ड ड्रिंक है। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक तो पीता नहीं यार। बोला तू पागल है, ये कौन पिए या ना पिए, सब नॉर्मली बात है। तुम उसको बोला यार रात को सुकून से सोना, तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। आपकी बॉडी के सबसे बड़े डॉक्टर आप हो, सबसे बड़े ट्रेनर आप हो। संतुलित खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। मेरी ज़िंदगी में मैं है ना थोड़ी देर भागता था, थक जाता था, बैठ जाता था। आज मेरा स्टेमिना इतना है कि मैं थकता ही नहीं हूँ। मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे लगातार एक ही चीज़ पे फोकस करता हूँ कि अगर ज़िंदगी में सक्सेस पानी है तो आपका फिट रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेंटली फिट होना ज़रूरी है और उससे भी पहले ज़रूरी है कि आप फिजिकली फिट हो। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो देश के बहुत बड़े रेसलर संग्राम के साथ होने वाला है। ये बहुत ही जीवन में इन्होंने अचीवमेंट किए हैं, उन सब पे भी हम बात करेंगे और आप जानेंगे कि कैसे मतलब बहुत सारी मुश्किलों से निकल के और यहाँ तक का इन्होंने सफ़र तय किया और आपके लिए क्या सीख है जो आप भी अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि सक्सेस मिलती कैसे है और आपकी सक्सेस में कैसे फिजिकल हेल्थ का रोल है जो आप अभी तक नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, वाकई मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आपकी ऑडियंस से जुड़ने का मौका मिलेगा। थैंक यू, ये आपका प्यार है। तो पहले हम कुछ छोटी छोटी सी बातें आपसे जुड़ी हुई करेंगे, जैसे कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से आप हैं और वहाँ से रेसलिंग तक और फिर बॉलीवुड तक का सफ़र, और मतलब आपकी स्टोरी जो है वो बहुत इंस्पायरिंग है। तो थोड़ा सा तो मैं चाहूँगा कि उस पर आप जल्दी जल्दी बताएंगे कि कैसे आप, कब आपने ये सोचना शुरू किया था कि आप भी जीवन में इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, कि आप भी बिग बॉस जा रहे हैं और भी बहुत सारी, वो तो बहुत छोटी चीज़ें आपने जीवन में पाया है। तो कब से ये सोचना शुरू किया था, कब से आपको लग गया था कि यार मुझे कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है लाइफ में? देखिए क्या होता है कि ज़िंदगी है ना एक अपॉर्चुनिटी है, अब ये हमारे ऊपर हम कैसे लेते हैं। मेरा जन्म एक बहुत हम्बल फैमिली में हुआ, हरियाणा में, रोहतक जिले में मेरा गांव पड़ता है मदीना। मतलब हम्बल फैमिली हरियाणा में, ये मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। वहाँ तो बहुत खतरनाक होते हैं। नहीं, मतलब मैंने हम लोग जैसा देख पाते नहीं, हम्बल फैमिली या नहीं, मतलब एक ज्वाइंट फैमिली थी। मुझे आज भी याद है कि आजकल बच्चे बात करते हैं कि भैया आपको इतना प्रोटीन खाना है, इतना विटामिन खाना है, ये चीज़ें खानी है। मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे सुविधाएं होंगी ना, वहाँ पे लेगेसी छूट ही नहीं सकती। रेयर कोई केस देखोगे आप। और मैं कह रहा हूँ कि प्रोटीन विटामिन ये सब उस टाइम पे गिनती की रोटियां मिलती थी। हमारी डाइट क्या होती थी कि खेत में गन्ना चूस लिया, वो भी किसी के दूसरे, कोई थोड़ा चना खा लिया। और फिर एक इंसान तो होता है जो ठीक होता है, एक इंसान वो होता है जिसको फिजिकल दिक्कत होती है। हाँ, मतलब ये बहुत लोगों को नहीं पता होगी, इनके बारे में मैं बता दूं कि अर्थराइटिस से आप गुजरे हो। ये क्या होती है, एक बार इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत का जीवन मतलब आपका व्हील चेयर पे गुजरा है, तो ये तो एक अपोजिट सा हो गया सब कि आप व्हील चेयर पे थे और आज मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब हम जैसे लोग तो 2-4 भी अगर सामने आ जाए तो कचरा सा हो जाएगा। नहीं, देखिए क्या है कि मैं छोटा था तो मुझे ऐसे सरगर्म हो गए, पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे फिर ऊपर आया। हालांकि मेरी स्टोरी डिस्कवरी ने सब ने फीचर की थी, जहाँ पे ऋतिक रोशन से लेके सलमान खान साहब से लेके सब ने मेरी स्टोरी बताई डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। मगर क्या था कि पहले पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया, फिर उधर ऊपर आ गया, फिर वो धीरे धीरे इतना हो गया कि मैं अपने हाथ से गिलास पानी उठा सकता था,
खाना खाना थोड़ा मुश्किल हो गया। और व्हील चेयर तो अखबार वाले लिखते हैं, उस टाइम कहाँ इतने पैसे होते थे, चारपाई पे रहना और ये सब होता था। तो एक टाइम था कि घर वालों ने थोड़ा सा कुछ इकट्ठा किया कि अच्छे हॉस्पिटल लेके आए, तो डॉक्टर ने बोला कि भैया इस बच्चे को बाहर बैठा दो, ये मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा। अच्छा, ये होती कैसे है बीमारी, क्यों हुई थी? ये बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि जो आपकी, मैं आप सबको बताता हूँ कि क्या होता है। रूमेटिक अर्थराइटिस क्या होता है कि जितने आपके ज्वाइंट होते हैं बॉडी में, उसमें सब में पेन स्टार्ट हो जाता है। आम बात, खाना नहीं पचना, ये सब नहीं होना। तो मेरे पैर की उंगलियां आज भी टेढ़ी हैं। अच्छा। तो पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे भी आ गया था। अच्छा। मैं ये भी नहीं कर सकता था। तो डॉक्टर क्या करेंगे, दवाई देंगे, स्टीरॉइड देंगे, कुछ देंगे, तो क्या होगा, ब्लड पतला हो जाएगा। वो ऐसे है ना, ऐसे। हाँ। तो हमें लगेगा थोड़ा आराम आ गया, मगर छोड़ने के बाद वो हड्डियाँ घिस जाएंगी और फिर वो गैप बन जाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि ये बीमारी 100% क्योरेबल है। ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं कि जिसका इलाज नहीं हो सकता। कोई भी बीमारी है ना, वो हमारी बॉडी में फिजिकली सिर्फ 10% होती है, 90% मेंटली होती है। मेरी माँ ने हार नहीं मानी। मेरी माँ, डॉक्टर कहते मसाज मत करो, मेरी माँ दिन में मुझे 15-15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी मस्टर्ड ऑयल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक की उससे। और मैंने एक बार गांव में ऐसी मिट्टी कुश्ती देखी जहाँ पे, क्योंकि हरियाणा में क्या है, हरियाणा, यूपी, पंजाब, यहाँ पे पहलवानी थोड़ी फेमस है। और आजकल तो बहुत फेमस है। पहलवान कौन होता है? जो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रथम होता है, वो पहलवान होता है। बिल्कुल। तो मैंने गांव में देखा कि मिट्टी कुश्ती हो रही, थोड़ा सा घी मिल रहा, थोड़ा दूध मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे और इज्जत भी होती। तो मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता। मेरा बड़ा भाई स्टेट लेवल का रेसलर था उस टाइम पे। तो मैंने इनको बोला कि भैया मुझे वहाँ लेके चलो जहाँ पे अखाड़ा है। मैं गया, अखाड़े में सब हंसते थे। मैंने उससे बोला कि जी मैं भी पहलवान बनना चाहता हूँ। क्यों आ गए भैया? उसने कहा कि आप तो ढंग से चल रही है ना, ढंग से वो हो गए तो बड़ी बात है यार, टांग है नहीं, आप रेस में नाम लिखवाने की बात कर रहे हो। मतलब कुछ जो एग्जाम्पल होते हैं नॉर्थ के खास। हाँ। तो वहाँ से मैंने सोचा था, वहाँ से कि ये बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वो था, कई बार टूटा, कई बार नॉर्मली किया, मगर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन पता है क्या? मेरा रिजेक्शन है। कुश्ती में रिजेक्ट किया गया, मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट किया गया, टीवी पे रिजेक्ट किया गया, फिल्म में रिजेक्ट किया गया। अब सारे काम मैं वही कर रहा हूँ जहाँ पे रिजेक्शन मिला था। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हम रिजेक्शन से ये समझ लेते हैं कि ये परमानेंट है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब फेलियर इज नॉट द फैटल। मैं भी ये कहता हूँ कि असफलता ऐसी नहीं है कि जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती। मैं ही मानता हूँ जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जब वो पूरा होगा तो मजा भी उतना मिलेगा नहीं, लोग नहीं हंसेंगे। और जिस पे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है। और इतिहास है ना, पागलों में से कोई रचता है। और इतिहास है ना, कलम से नहीं लिखा जाता, इतिहास हौसलों से लिखा जाता है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में तलब लगी है मंजिल की, जिंदगी में तलब लगी है मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कह रही है कि मारा जाएगा, ठोकरे कह रही है कि मारा जाएगा, हौसले कह रहे हैं कि देख लेंगे। वही सारा खेल हौसले का है, आपकी हिम्मत का है कि आप कब तक नहीं टूटते, आप कब तक धैर्य रख पाते हैं कुछ भी पाने में। ये एकदम बड़ी औसम बात आपने कही। मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में और बड़ी लंबी चौड़ी ये बात चलने वाली है जी। तो वहां से फिर आपने सोचा कि यार रेसलिंग करते हैं। कब की बात है जब आपको लगने लगा था कि यार अब तो मैं रेसलर बन के रहूंगा? मैं ऐसे अखाड़े में जाता था और सब बच्चों से बहुत कमज़ोर था, वो सब कर लेते हैं, तो मिट्टी में ऐसे पीछे लेटने की कोशिश करता था, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मैंने उससे पूछा था ना कि जी मैं रेसलर बनना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि आप रेसलर बनने की बात छोड़ दो। तो मैंने कहा आपकी नज़र में रेसलर कौन होता है, पहलवान कौन होता है? बोला जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे। तो मैंने कहा इनमें से कोई कर रहा है? बोला नहीं, तैयारी चल रही है, रात तक वहाँ तैयारी चल रही है। तो उस दिन मैंने सोचा था, देखो जब हमने शुरुआत की ना, हमारा टारगेट नहीं होता था कि भैया मेडल जीतना है, कुछ करना। हमारा टारगेट ये था कि जॉब मिल जाए। जो इंडिया में टैलेंट अब जाके थोड़ा सा हुआ है। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जा रहा था, फेडरेशन टूट रही थी, वीज़ा फी घर से देनी पड़ रही थी। तो सुबह शाम तक मैं घूम रहा था, यूरोप जाना था, हंगरी, बुडापेस्ट के। भैया 4500 किससे मांगूँ, इससे मांगूँ, उससे मांगूँ, इससे मांगूँ। पहले हम स्पोर्ट्स या खेलना स्टार्ट करते हैं, शरीर अच्छा हो जाएगा, फिर जॉब मिल जाएगी, फिर बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, करते करते 70-80% टैलेंट वेस्ट हो जाता था। फिर पॉलिटिक्स ये जाएगा, ये रहेगा। तो मतलब आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, हद से ज़्यादा है। तो जब मैंने सोचा था ना कि ये काम करना है, और एक क्या होता है कि एक आम इंसान तो कर सकता है, जो फिजिकल थोड़ा सा हो ना, उसके लिए 3 गुना ज़्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल।
देखो भी देखनी है। मेरी ज़िंदगी में मैं है ना थोड़ी देर भागता था, थक जाता था, बैठ जाता था। आज मेरा स्टेमिना इतना है कि मैं थकता ही नहीं हूँ। मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ। कोई इंसान 1 मिनट में सीखेगा तो मैं उसको गधे की तरह 3 दिन में सीखूंगा। कोई मान लो किसी ने सीख लिया 1 घंटे में तो मैं उसको 10 घंटे में सीखूंगा। मगर मैं कह रहा हूँ मैं हार्ड वर्किंग इंसान हूँ और हार्ड वर्क टैलेंट को हमेशा बीट करता है। मैं बहुत कमज़ोर था, फिर एक टाइम था मैं 120 केजी में मैंने सीनियर नेशनल मेडल जीता। फिर 96 में मैं इंडिया के लिए कई साल खेला। 96 में? 96 केजी में। अच्छा 96 केजी। 120 केजी में सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप मेडल जीता। 96 केजी मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड चैंपियनशिप और समथिंग। फिर मैं 96 केजी में बहुत खेला, नेशनल ये सब खेला। और अब मेरा वेट है 82, 83, 84 ऐसे, मतलब इतना। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो ये नहीं रखता कि भैया आपका वेट कितना है, आपका फिटनेस कितनी है, आपकी एज कितनी है। मैं देखता हूँ कि भैया मैं बहुत पागल इंसान हूँ। बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। मैं इतना पागल इंसान हूँ तो जो कोई डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर हम जानता ना उनकी मानता ना उनकी सुनता, कम ही वो करता हूँ। अभी रिसेंटली जो मैं बता रहा था उस पर भी आऊँगा। तो जब शरीर में कुछ पेन हो जाए ना, दिक्कत हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो मैं उसको इंजॉय करता हूँ। पता क्यों? जिंदा रहने के लिए बीमारी बहुत ज़रूरी है। पता चलता रहे सारा शरीर भी है, कुछ चीज़ें चल भी रही हैं, कुछ चीज़ें हो भी रही हैं, इसी बहाने और केयर करेगा, इसी बहाने बाकी चीज़ कर लेगा, उसको हावी मत होने दो। तो मुझे आज भी याद है जब मैं 1 रुपये कुश्ती खेला मेले में ऐसे, और दूसरे वाले रेसलर ने ना घुटने मार मार के कोई पहलवान था उसने ये गर्दन बहुत कर दी। और पहले हमारी फिजियोथेरेपी क्या थी कि माँ एक तवा रखती थी, तवे के ऊपर अपना आधी रोटी कच्ची आधी रोटी पक्की, तेल और फिर एक रुई और गुड़ वो सेकती थी, पूरी रात सेकती रही, क्या है ये, क्या करेगा और वो सब करेगा। मगर जो मेरे गुरु जी हैं ना, पंडित सतोई महाराज जी, उन्होंने मेरी रेसलिंग स्टार्ट करवाई। वो मैं कुश्ती आ रहा 1 रुपया दिया उन्होंने, अगली बार मैं 2 कुश्ती आ रहा 2 रुपये दिए, उससे अगली बार मैं 3 कुश्ती आ रहा 3 रुपये दिए। एक बार मैं 2 कुश्ती जीत गया तो उन्होंने 1 रुपया दिया नहीं और देखे नहीं मेरी तरफ। मैं सोचा कुछ बात होगी। तो मैंने उनको 5-6 दिन बाद पूछा कि क्या बात है, जब मैं हारता हूँ तो आप मुझे पैसे देते थे, अगली बार मैं जीत गया तो आप मुझे बोल ही नहीं रहे। तो फिर उसने मुझे बताया था कि अभी जितनी हार देखोगे ना, ये आपको आगे जाके बहुत फ्यूल देंगी, मतलब आपकी जीत में एक नींव है ये। अभी जीत देखोगे ना, आगे हार देखोगे तो आपका मोरल है, ये सारी चीज़ें डाउन हो जाएगा। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जीतना हमारी आदत होनी चाहिए कि मुझे जीतना है, और हार मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हार मुझे स्वीकार है। और वो स्वीकार हार तब हो पाती है जब मैं जीतने की हर हद तक जाता हूँ। अगर हमारा प्रयास मैक्सिमम है तो हार भी अच्छी लगती है कि ठीक है यार, मैंने कोशिश पूरी की, मैं हार गया लेकिन अगली बार जीतूंगा। हम जहाँ प्रयास कम रखते हैं, जब हम जीतने की हद तक नहीं जाते तो दुख रह जाता है, यार मैं इसलिए हार गया, ये कमी मेरी रह गई। तो अगर हमारा प्रयास मैक्सिमम है तो हार जीत कोई मायने नहीं रखती, हमारा प्रयास टॉप लेवल तक होना चाहिए। मोस्टली अब ढेर सारे बच्चे हैं, यंगस्टर हैं या आम इंसान हो, ज़िंदगी में सक्सेस के पीछे भागता है। सफल होना भैया, सफलता चाहिए। मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी मीनिंगफुल होनी चाहिए। और वो मीनिंग कब आएगा कि भैया किसी इंसान के लिए कोई 10,000 रुपये जॉब पाना सक्सेस है, किसी के लिए 1,000 करोड़ का मालिक होना सक्सेस है, किसी के लिए एक बंगला गाड़ी होना सक्सेस है। तो सक्सेस तो डिफरेंट है। मीनिंगफुल वो है जब आप पीस ऑफ माइंड में हो, जब आप खुश हो। वो कहते हैं ना कि जब आपको अपना ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया ना, तो अकेले में मेला है, नहीं तो नहीं हुआ ना तो फिर मेले में भी अकेला है। सही बात है, एकदम सही बात है। तो क्या है, जिंदगी में सारा दिमाग काम करता है। और ये दिमाग ऐसी चीज़ है, ये इतनी पावरफुल चीज़ है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकले ही पानी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे से बड़ा ट्रेनर, हमारे से बड़ा टीचर, हमारे से बड़ा कुछ है ही नहीं कोई भी, बस आप इसको कन्विंस कर लो। अच्छा, हरियाणा की जो एक कहानी मैंने बड़ी सुनी है और बड़ी हंसी आती है, वो आपको याद है कि वो जो कहते हैं कि किसी ने एक खूंटा रोड पे गाड़ दिया था कि कुछ भी हो जाए और खूंटा यहीं गड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ होता है कि हरियाणा में मतलब जिद बहुत है कि कुछ भी अगर जिद कर ली, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये कह दिया कि ऐसा होना है, देखो सरकार को झुका देना। नहीं, सुनो तो सुनो, मैं बताता हूँ। अब जैसे हरियाणा है, यूपी है, इवन पंजाब है, इवन राजस्थान है, तो जो हमारा डीएनए है ना, वो डीएनए ऐसा है कि हम किसी को आटा नहीं देंगे, रोटी बना के दे देंगे। बिल्कुल, समझ रहे हो? हमने जिद पकड़ ली ना कि भैया ये चीज़ ये है तो ये है। अब पता क्या है कि वहाँ पे अब मान लो कोई आरक्षण है, अब ना आपको पता आरक्षण क्या मतलब है, ना मुझे पता मतलब क्या है। हम पहुंचे हो क्या, भाई आरक्षण है, भाई आरक्षण है,
वो चाहिए भैया, और उसको पता नहीं कि आरक्षण है क्या, और मुझे फायदा होगा इसका। मतलब ये नहीं कि वो जो यहाँ के अपने यहाँ के इंसान है ना, वो इनोसेंट होते हैं, यानी मतलब वो कुछ बोलते रहेंगे, ऊपर से कुछ भी करेंगे, मगर वो दिल से इतना वो नहीं होता। ये आप सही कह रहे हो, और ये मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस बात को सुने कि कभी भी हमारी बातों पे ना जाएं, दिल पे जाएं, कि हम दिल से कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। हम है ना, हम नारियल की तरह होते हैं कि ऊपर से दिखेगा बड़ा वो है, पिघल जाते हैं, अंदर वो सॉफ्ट सी मलाई है। अच्छा, आप शादी के लिए बिग बॉस का वेट कर रहे थे? अभी शादी को भी 1 साल होने वाला है। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप शादी चल कैसी रही है, थोड़ा सा इस पे, हम शादीशुदा ज़िंदगी कैसी चल रही है, और क्या शादी की नींव बिग बॉस में रखी गई थी, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे? नहीं देखो, बिग बॉस जैसे तो मैंने ढेर सारे शो किए हैं। अच्छा। बाकी क्या है कि जब मैंने पहला शो किया था, शो किया, मगर जो मेरे वन ऑफ द बेस्ट शो थे वो थे सर्वाइवर एक इंटरनेशनल सीरीज़ है, IRT आइस रो ट्रकर, और कई शो किए मैंने तो ऐसे शो किए, डांस की शो, तब मुझे डांस का ABCD नहीं आता तब किए। अच्छा। बाकी शादी का वैसे हम 13 साल से साथ में हैं, शादी एक बार की है बस। अच्छा, आप 13 साल से साथ में हैं? हाँ। पायल जी आपकी वाइफ हैं? हाँ, तो 12-13 साल से हम जानते हैं। हम सर्वाइवर में मिले थे, उससे पहले आगरा मथुरा हाईवे पे मिले थे हम एक बार। अच्छा, वहाँ क्या आप गाड़ी पंचर हो गई थी उनकी? उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं आगरा कुश्ती लड़के आ रहा था और मिट्टी में था, 2-3 छोटे बच्चे थे मेरे साथ में। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो एक वो पुरानी तलब होती है ना कि किसी की मदद करने की, कई बार उसमें नुकसान भी उठाया है। हाँ, लेकिन ये तो फायदा हुआ है यहाँ तो आपको लग रहा है फायदा हुआ, क्या था नुकसान हुआ? तो क्या है कि यहाँ पे मिले, उनकी गाड़ी वाड़ी खराब थी, हमने उनको ऐसे लिफ्ट दिया, उनकी मैनेजर थी, बाकी और थे। वो उस टाइम क्या कर रही थी? काफी वो कोई उनका कोई प्रोग्राम था आगरा के उधर मेरे हिसाब से। अच्छा। हम कुछ लड़के आ रहे थे, हम मदद करने की वो थी, तो उन्होंने बोला गाड़ी इतनी साफ रहती है, मैंने कहा आज तो थोड़ी ज़्यादा साफ है, वो थोड़ी मिट्टी में थी बना, इसे थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। फिर हम मिले एक शो में, सर्वाइवर में एक शो था, उसमें हम 10-11 सेलिब्रिटी थे, 10-11 कॉमनर अलग थे, सेलिब्रिटी अलग थे। उसमें कोई एंटरप्रेन्योर था, कोई फिल्म एक्ट्रेस थी, कोई प्रोड्यूसर था, मैं स्पोर्ट्स से था, ऐसे 10-11 आदमी टापू छोड़ दिया था। वो वाकई बहुत टफ शो था। तो मैं देख रहा हूँ सारे क्या कहते हैं, जो शहरी होते हैं, आई एम देयर फॉर यू, जो कहना आई एम देयर फॉर यू तो होता ही नहीं, बदमाशी होते हैं, बदमाशी होते हैं। उस टाइम अंग्रेजी इतनी समझ में भी नहीं आती थी, बड़ा दौर था। अंग्रेजी आती थी शुरू से समझ, मुझे तो बहुत जैसे कहाँ समझ में आती थी, इंग्लिश तो हम बोलने लगे हैं। अब वो सारे कहते हैं कि आई एम देयर फॉर यू, थोड़ा सा खाना होता था, लिमिटेड खाना होता था, उस शो बहुत टफ था। कभी आप वो शो देखना, उसको आपको बड़ा मजा आएगा। 45 दिन में 18 kg वेट कम हुआ था। तो कहते अपना खाना देते, फिर वो उठते बोलते इससे बच के रहना। अच्छा। वो सारे ये बोले, फिर मैंने सबको इकट्ठा किया, भैया ये बता दो कि आप में से अच्छा कौन है और आप में से बुरा कौन है। आप सबकी बोलते हो कि भाई इससे बच के रहना, कि ये ठीक है या ये ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता, आइडिया नहीं। तो तब मैंने पूछा था कि भाई वहाँ पे कौन क्या है, कितने क्या पैसे कमाते हो, क्या करते हो, ये सब है। फिर मैंने पायल का सबका सुना, वो बोलते थे लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, इनको निकालो। अच्छा, वो ही कहते थे। फिर उन्होंने गलती से मुझे कैप्टन बना दिया। फिर मैंने कहा कि भैया, और उसमें बाहर की वोटिंग होती नहीं थी, मैंने कहा मेरे हिसाब से इसको जाने दो, जब हारते थे अब इसको जाने दो, अब इसको जाने दो। तब उस शो को रोक दिया आपने कि इनको नहीं जाने देंगे? नहीं, मैंने जो जितनी लड़कियां थी, जो मेहनत कर रहा था एक्चुअली, उनको रोका। और देखो उस गेम में क्या होता है कि जब आप टीम गेम खत्म हो जाता है ना, इंडिविजुअली जो स्ट्रॉन्ग होता है। पायल ने उस शो में मेरे से लास्ट तक रहे, मैं उस शो में उनसे पहले एलिमिनेट हुआ, बाहर हो गया, क्योंकि मैं ज्यूरी में आया। फिर हम जो टॉप 10 में बाहर होते थे ना, वो ज्यूरी में आते थे। अच्छा। क्योंकि मैं बाहर कहीं जाता ना, पता चलता मैं सर्वाइवर के फ्रंट पे छापते हैं। बिग बॉस तो कुछ कंट्री में है, 25, 30, 35 में, सर्वाइवर तो अराउंड 100 कंट्रीज में है। बहुत मतलब वो इससे बहुत बड़ा शो है। मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा शो है। अमेरिका में जिसने सर्वाइवर कर लिया ना, वो हॉलीवुड स्टार से बड़ा स्टार है। ये अमेरिका में था शो? नहीं, ये तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, हर कंट्री में सर्वाइवर बहुत बड़ा शो है। तो वही इंटरनेशनल सीरीज की फिलीपींस में शूट किया था हमने। अच्छा। और बहुत बड़े उस स्केल का शो था। लेकिन आपने इतना टाइम लिया, फिर उसके बाद शादी के आपके साथ बिग बॉस में भी थी वो ना? अच्छा, बिग बॉस में नहीं थी वो आपके साथ? अच्छा। तो आपने 12-13 साल के घर वालों को बताने में थोड़ा सा लगा आपको टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं देखो, घर वाले क्या है कि जो हमारे घर वाले ना समझदार हैं, समझ गए एज कंपेयर शहर वालों के। हाँ। उन्होंने एक बात बोली थी कि भैया जिंदगी आपकी है, हमने अपनी ज़िंदगी जी ली है, तो हम चाहते कि आप खुश रहो, अच्छी ज़िंदगी जियो, अपनी वैल्यूज़ के साथ हम बड़े होते। मैं चाहता था कि ज़िंदगी में नोबडी से समबडी कुछ बन जाओ, पहले कुछ हो जाओ, कुछ करो अपनी लाइफ में, उसके बाद आप शादी कर लो। शादी की तो कोई वो बात है ही नहीं।
कि भैया शादी अभी ज़रूरी है नॉर्मली, मगर एंगेजमेंट मैंने 8-10 साल पहले कर लिया था, क्योंकि एक रिस्पेक्ट की बात होती है कि लड़की के लिए, लड़के के लिए नहीं बात होती। बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे अब देखो, मान लो बहुत से क्या करते हैं कि दे आर डेटिंग, दे आर लिविंग, ये हर न्यूज़ सुनते हैं सेपरेट, ये तो आप कहीं भी चले जाओ भैया, कहीं भी वो कर लो, बात तो सब एक ही है। सब लड़कियाँ समान है, सब लड़के समान है। जिसके साथ आप 5-7 साल खराब कर रहे हो अपने, या अच्छे बिता रहे हो, फिर और कहीं वो करोगे। तो ज़िंदगी में टारगेट बड़े होने चाहिए। ये शादी, रिलेशनशिप, ये बहुत छोटी चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है। और मैं कह रहा हूँ हर माता पिता को कि एक मैंने कोई फिल्म देखी और देखा तो वो एक डायलॉग मारा था कि भैया मैंने आज तक आपको किचन में नहीं जाने दिया, आपको पायलट बनाया, आपको ये बनाया, आपको बनाया। अपने बच्चों को, बेटियों को खाना बनाना ज़रूर सिखाओ, बेटों को भी सिखाओ। हाथ का काम सबसे बड़ा काम होता है, मगर आजकल है ना, हम हाथ का काम कुछ मानते ही नहीं है। कि खाना बनाना अगर बच्चियों को सिखा दोगे, बच्चों को सिखा दोगे, तो मैनेजमेंट भी अच्छी करेंगे वो। सही बात है कि भैया कितनी हल्दी, कितना नमक, कितना क्या, तो लाइफ में भी सक्सेसफुल होंगे। सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। मगर दिक्कत क्या है कि हम ये सोचते हैं कि भैया ये चीज़ इसके नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि सब बराबर हैं। लड़कियों को खाना बनाना जरूर आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए। उससे माता पिता को सिखाना चाहिए। मत सोचो कि भैया पढ़ाई, आजकल के बच्चे पता क्या है, आजकल के बच्चे साक्षर हैं। साक्षर क्या होता है, डिग्री लेके आ जाती है। शिक्षित नहीं है। शिक्षित होता है जो वैल्यूज के साथ बड़ा होता है, जिससे सब कुछ आता है, जो अच्छा कहते हैं ना, पहना तो पत्थर में भी पहना। वो आपको हर चीज़ है, आप खाना अच्छा बना रहे हो, लाइफ में भी अच्छा करोगे। हम अगर बचते रहेंगे, नहीं नहीं मैं यहाँ ये अच्छा नहीं हूँ, यहाँ पे अच्छा नहीं हूँ, वहाँ अच्छा कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा होना एक आदत है, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। देखो मैं अपनी लाइफ में पता है क्या, मैं अपनी लाइफ में कथनी और करने में बिलीव रखता हूँ। मैं जो बात बोलता हूँ वो करता हूँ, जो करता हूँ बोलता हूँ। मुझे आज भी याद है, एक बार मेरे अकाउंट में है ना 920 रुपये होते थे और मुझे 2-2.5 करोड़ रुपया कोल्ड ड्रिंक का ऐड आ गया। मैं कैसे किसी घर पे रह रहा उधर मुंबई, मेरे कुछ होता नहीं था मेरे पास में। तो दूसरा मैनेजर आ कि भैया ये है और ढेर सारे ऐड मिलेंगे, होर्डिंग लगेंगे, बड़े बड़े टीवी पे आएंगे और ढेर सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं क्या है, बोला कोल्ड ड्रिंक है। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक तो पीता नहीं यार। बोला तू पागल है, ये कौन पिए या ना पिए, सब नॉर्मली बात है। तुम उसको बोला यार रात को सुकून से सोना, तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है, छोड़ दो यार। बोला तू पागल हो गया साला, सन की है, मतलब वो करके चला गया। 3 दिन बाद जो एरिया मैनेजर था ना, उसने मुझे फ़ोन किया, हु यू आर, वी हैव सचिन, धोनी, सलमान, ETC ETC ETC। मैं सुनता रहा, उसकी गुस्से में था, क्योंकि जिसमें संयम होता है ना, उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकता। और मेरे में बहुत पेशेंस है। तो मैंने उसका कहा कि भाई साहब आपका हो गया, तुम बोलूँ? बोला बोलो। मैंने कहा तब थे 920 रुपये, अब रह गए 610 रुपये। 310 रुपये दूध के लिए खर्च कर दिए 3 दिन में। ये भी निकाल के दूंगा और फ्री में ऐड करूंगा अगर आप बोलेंगे टॉयलेट साफ़ करना है तो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे लेना चाहूँगा, जैसे अभी हम देख रहे हैं, जैसे मैं पूनिया साहब को भी बहुत करीब से जानता हूँ, साक्षी मलिक को, इन लोगों से ट्विटर पे भी हमेशा सपोर्ट मिला है और हमने भी दिया है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे देश में पहलवान लोग ही जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया है, जो देश के लिए मेडल लेकर आए हैं, मतलब वो लोग रोड पे बैठे हैं आज और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ तो आपसे बोलने से पहले ऐड करूँगा कि लोग ये कहते हैं कि जब किसी के साथ गलत होता है तब कोई क्यों नहीं बताता। कोई तब उस लायक होता नहीं, जब वो वेट करता है कि जब मैं इस लायक होऊंगा तो इस चीज़ का बदला लूँगा। तो वो जब उस लायक बनता है तो कहता है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन तो आप इस पर क्या कहेंगे, मतलब कि हमारे देश किस किस दिशा में जा रहा है, जहाँ हमारे देश के मेडल लाने वाले लोगों को अगर सड़क पे बैठना पड़ रहा है, थोड़ा सा दुख तो लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मतलब आपकी से जुड़ा हुआ सवाल ही है, आप खुद एक रेसलर है। देखिए क्या है कि मुझे मौका मिला रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनने का। अच्छा। 2014-15 में स्पीकर था। मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ भी काम किया है। अच्छा, किया है? अरे अरे। बजरंग है, साक्षी है, विनेश है, ये छोटे भाई बहन हैं। अच्छा, ये तब आप तो मिले होंगे इनसे काफी। मिले क्या, जब ये छोटे होते थे, जब अखाड़े में आ रहे थे, जब बजरंग बिल्कुल नया था। साक्षी मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर साक्षिया गांव है। यार आप बहुत पुराने हो क्या? आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के टाइम के हो, मतलब वो मैं तो उन्हीं की एज का समझ रहा हूँ आपको भी। देखो मैंने खुद बोला कि उम्र तो हमारी 14 साल 2-3 महीने है। बिल्कुल। तो क्या है कि नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। बिल्कुल, है ना। तो मैंने इनको भी देखा है, ये छोटे भाई बहन हैं। अब जिस हिसाब से मैंने खबरें सुनी, जिस हिसाब से सारी चीज़ की मैं ऑब्जर्व हर चीज़ कर रहा हूँ, मगर मैं पूरे फैक्ट के बारे में अवेयर नहीं हूँ। और जब तक पूरे फैक्ट के बारे में अवेयर नहीं है, जैसे मोलेस्टेशन वाला देखा, बाकी चीज़ें देखी, अब मुझे भी काफ़ी बहुत फील हुआ कि भाई ये चीज़ सही है, चीज़ गलत है। मगर जब तक आप किसी चीज़ के बारे में पूरा अवेयर नहीं हो, आपको पता नहीं हो, तो आपको कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना मेरे हिसाब से मुश्किल भी गलत भी है।
गलत भी। देखो, लेकिन देखिए मैं तो यहाँ पे देखिए जब अब मैंने आपके साथ काम किया है, आप मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा है। अब कल को आप में देखो कमी तो सब में होती है, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, आप हो, मैं कोई भी हो, मतलब परफेक्ट तो बहुत कम होते हैं। तो अब मुझे नहीं पता, मैं बहुत देख रहा हूँ कि ये छोटे भाई बहन हैं, इनको कष्ट हुआ तो कष्ट इनको नहीं, कष्ट मुझे हो रहा था। उधर से मैं देख रहा हूँ कि उस इंसान ने एक टाइम रेसलिंग को बड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की। उस टाइम रेसलिंग नॉर्मल था, स्पॉन्सर से लेके वो मेहनत हुई। फिर ये मोलेस्टेशन वाला, ये सारी मैं चीज़ देख रहा हूँ ना, तो मैं खुद हैरान हूँ कि रेसलिंग जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, जो रेसलिंग ओलंपिक में जितने मेडल जीते ना, इंडिया के किसी स्पोर्ट्स ने जीते हैं। रेसलिंग के कारण भारत की बहुत पहचान है। हमने पहला इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक में 1952 में केडी जाधव साहब ने जीता था। फिर सुशील ने जीते 2 मेडल, योगेश्वर ने जीते। अच्छा, मैंने सुशील योगेश्वर हमने साथ में एक ट्रेनिंग सेंटर में बहुत अभ्यास किया, जहाँ पे बजरंग तब छोटा था, तो बजरंग ने जीता। साक्षी पहली फीमेल बनी जिसने ओलंपिक मेडल जीता। तो मैं ये सब की ग्रोथ देखी है, मैंने इन सब का स्ट्रगल देखा है, मैंने सब का वो देखा है। और मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो बहुत छोटा सा रेसलर हूँ, मतलब बहुत छोटा सा। मैं तो हमेशा अपने जीरो समझता हूँ कि भाई कुछ अचीव करना, कुछ करना लाइफ में। तो मैं चुप इसलिए हूँ, खामोश इसलिए हूँ, सारी एक्टिविटी देख रहा हूँ कि भाई मैं कुछ बोलूँ, कहीं मेरे उससे कोई किसी के लिए कोई शब्द गलत ना निकले, कि गलत निकले तो क्या पता कि वो सही है या वो गलत है, और फिर वो चीज़ मैं वापस नहीं ले सकूँ। तो इसे अच्छा ही। और दूसरा क्या है कि ना मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, ना मैं गवर्नमेंट हूँ, ना मेरे हाथ में कोई सज़ा है, देना है या लेना है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरी चीज़ें कोई मैटर करती भी नहीं, समझे? बिल्कुल नहीं, आपने एकदम सही बात की। बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के लिए जिसने कुछ किया है, जो सक्सेसफुल बना है, तो वी शुड रेस्पेक्ट दैट सक्सेस। नहीं, देश के लिए सक्सेसफुल बना वो नहीं, देश के लिए एक आम इंसान है, उसको भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, खिलाड़ी को भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर फील्ड के उसको रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं मानता हूँ एकदम, जो भी, क्योंकि देश का संविधान है उसमें सब बराबर हैं। और खिलाड़ी जिन्होंने देश के लिए मान सम्मान लेके आए हैं, इतनी इज्जत दी है, एक यूथ के लिए आइकन है। तो ये देखना एक बहुत दुखद है कि भाई कोई भी स्पोर्ट्स में या किसी चीज़ में भी कोई ऐसी चीज़ हो रही है। नहीं, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके साथ बैठ के यहाँ देश के प्रधानमंत्री से भी, कि जब आपको कई बार महसूस होता है तो आप हेल्थ पे विराट कोहली से भी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे देश का सम्मान था। आप अगर 1 या 2 मिनट देते तो शायद इनको भी बड़ी संतुष्टि मिलती। और अभी भी अगर आप इस गुजारिश को सुन रहे हैं तो बस इस चीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। नहीं, वैसे क्या है कि फेयर जांच की बात होनी चाहिए, जो पारदर्शिता से हो रही है काफ़ी चीज़ें, और नहीं है तो मैं यही चाहूँगा कि भैया जो भी इस मामले की पूरी इंक्वायरी है वो बहुत पारदर्शिता से होनी चाहिए, और वो होगी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है। और तब तक दोनों पार्टियों को कोई भी स्टेटमेंट देने पे बैन भी करना चाहिए। तब तक मैं यही चाहूँगा कि थोड़ा सा शांति बना के रखे। मैं समझता हूँ, देखो जब दिल में दर्द हो या इंसान अपने आप को डिसरिस्पेक्टफुल महसूस करे या बाकी चीज़ें महसूस करे, वो थोड़ा सा पेन होता है, दोनों साइड से ये होगा। बिल्कुल। तो मैं तो दोनों से गुजारिश कर सकता हूँ। और देखो, हम चाहे कितने योग बन लें, कहते हैं ना कि एक सांप सीढ़िया गेम देखा है ना, हम चाहे कितने तुर्रम खा बन लें, अगर जहाँ पे गलती करते कुछ भी 99 पे गए तो सीधे 3 पे वो लौट के आएगा। जिसने जो गलती की है ना, वो तो उसको तो फल मिलेगा, और जिसने अच्छा किया उसको सीढ़ियाँ मिलती हैं 61 से 100 पे पहुँच। बस निर्बल के बलराम होते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे और कहूँगा, मैं सुशील जी से भी मिला हूँ और भी कई रेसलर जिनका आपने नाम लिया उनमें से 2-3 से मिला हूँ, लेकिन आपसे मिलने के बाद लगा कि आप सिर्फ एक रेसलर नहीं है, आप दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने इतनी देर में बहुत मज़ा आ गया आपसे मिलके। अच्छा, आजकल का यूथ बहुत स्ट्रेसफुल है, मतलब स्ट्रेस बहुत है लोगों की लाइफ में। मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, बच्चे कमेंट लिखते हैं सर बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, बहुत डिप्रेशन है। क्या मेजर वजह हैं? क्योंकि देखिए, अगर नौकरी ना मिलने से स्ट्रेस है, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि नौकरी ना मिलने से अगर दुख है तो एक रिक्शे वाला कभी मुस्कुरा नहीं रहा होता। तो ऐसा तो नहीं है कि नौकरी नहीं मिली या नौकरी की चिंता इसलिए बहुत दुख है। मतलब अभी तो नौकरी हम ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि उम्र निकल गई, और उम्र निकल गई तो और भी बहुत कुछ करने को है। तो ये क्या वजह है जो आजकल का यूथ इतना कहता है कि स्ट्रेस बहुत है, वक्त नहीं है, टाइम की कमी है, और मूवी की टिकट दे दो, मैडम के साथ निकल गए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मान लो आपको लिखना नहीं आता, आपके हाथ में पेन दे दो, आप क्या लिखोगे? गलत लिखोगे ना। बिल्कुल। तो जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं ना, जो रूट से जुड़े हुए, वो हमने कम कर दिया है। आज भी मुझे याद है कि हमें घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में टीचर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे। हमें आज तक ये नहीं पता कि स्ट्रेस क्या, एंग्जाइटी क्या, डिप्रेशन क्या है। और हमारे फादर साहब की चप्पल है ना, जूती,
वो कमर पे छपी रहती थी कितने नंबर की पहनते हैं। भाई साहब, और जिससे डंडे से कुत्ता भगाते थे वो तो इतना पढ़ रहा है। और आजकल के बच्चों को आप कुछ भी कह दो कि भैया स्ट्रेस है ये सब, मैं कह रहा हूँ बच्चों को अगर एक्चुअली भविष्य बनाना, उनको गुरुकुल में पढ़ाओ। सच कह रहा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, वो वैल्यू सीखेंगे। हमें पता, हम उस स्कूल में जाते थे जिसमें बोरी अपनी साथ लेके जाते थे, बिल्कुल वो उसी बैठते थे, उसी पे वो सब कर रहे थे। या प्राइवेट स्कूल होते तो मैक्सिमम तब गांव में स्टार्ट हुए थे, उनमें हम सब पढ़े हैं। तो पढ़ाई से जेंटल, अब हमारा कायदा क्या है, जेंटलमैन क्या है? जेंटलमैन में एक सूट बूट वाला एक आदमी छपा हुआ, उसको जेंटलमैन बोलते हैं। जो थोड़ी इंग्लिश बोलते हैं, हाँ, सुनो तो, कोई रिसेप्शनिस्ट है, कोई लेडी है, वो उसको पढ़ा लिखा मानते हैं। घर में जो हमारा फादर जो धोती कुर्ते में रहता है, हम सोचते हैं जेंटलमैन ये नहीं है। बच्चा सोचा जेंटलमैन तो वो जिसने सूट बूट पहन रखा है। वो माँ जेंटलमैन नहीं है, माँ जेंटलवुमन नहीं है। जेंटलवुमन वो है जो वो बोल रहे। तो क्या है कि ये चीज़ें हम कल्चर से दूर जा रही हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कारण उसका। सही बोल रहे हैं एकदम, क्योंकि आज से 20 साल पहले हमारी माँओं ने 4-4 बच्चे पाल लिए, पूरे घर के कपड़े धो लिए, खाना बना लिया, फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आज मेरे पास वक्त कम है। तो अगला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हम मतलब रेसलिंग कर भी जाएँ काऊ टाइम पे, मतलब जैसे आप जाते हो तो एक डर सा ना लगता यार, काऊ ना कहूँ ऐसी जगह मार दो, तो थोड़ा डर तो लगत हो यार ना, मतलब डर सा मन में आते है ना यार, नहीं मैं तो फोड़ ही दूंगा, मुझे तो इतनी ताकत है। एक हमारा कोच होता था, मैं कई कोचों से ऐसे मिला हूँ, जो एक हरियाणवी होता था, वो कहता था गाली देके कि भाई आज कर ले जो कुछ करना है, ये तेरी जीत ये तेरी हार तू फिर छोड़ दे, देख ले, साले इसके बाद फांसी तोड़ेगा तुम्हें, ये तेरा आखिरी मैच है। मतलब जो कोच होता था उसकी सोच ये रहती थी। एक कोच ये होता था कि भाई नॉर्मल ही चीज़ है यार, तुम तो कर लोगे। तीसरा ये कहता था कि भाई ये लाइफ का ये चांस आपको पता नहीं आगे मिले ना मिले। चौथा कहता था कि भाई जो आपका अपोनेंट है उसकी ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें उस पर रहता था। मगर मैं क्या सच बताऊँ, चाहे वो मैच पहले खेला या आज खेला, जब तक रिंग पे नहीं जाओ, मैट पे नहीं जाओ ना, तो बाथरूम आता ही रहता है। जैसे टेंशन रहती है ना, आया सुनो तो रिंग पे चाहे कोई, मैं नहीं, कोई भी है, चाहे वो कोई भी हो, सही बोला, चाहे कोई झूठ कितना ही बोले, रिंग पे जाओ ना तब तक बाथरूम उतर आता रहता है। और जब सामने वाले के देख दो लगते हैं ना, मतलब हाथ वात ये सब कुछ, तब जाके थोड़ी बॉडी वार्म होती है। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस का 30% भी आपने दे दिया ना, तो आप मैच जीत गए प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस का मुश्किल से 5, 10, 12% दिया जाता है, क्योंकि दोनों साइड थोड़ा सा। और कई बार तो आपको फीवर हो जाता है, वो होता है कॉम्पिटिशन फीवर। आप 100 बुखार में, 101 बुखार में कई बार मैच खेलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वो आदमी सो नहीं पाता। जैसे इवन सचिन का, और हमने कई इंटरव्यू देखे ना कि उसके खिलाफ मैच था तो मैं सो नहीं सका, मुझे फीवर था, ये सब था। तो क्या होता है कि जब बड़ा मैच होता है ना, तो आपको नींद आती ही नहीं, आप करवटें बदलते रहोगे, आप ये करते रहोगे। तो फिर क्या है कि वो आप जितना अनुभव होता जाएगा वो आपके लिए ईजी होता जाएगा। मगर ये नहीं कि डर खत्म होगा, डर तो आपके लिए रहेगा, और रहना भी चाहिए कि इंसान तब वो करता है। मगर क्या है कि वो सीखता होता है। जैसे अब मैं मान लो मैं कुश्ती करूँगा, मैं वापसी करूँगा, ये मानो अब मैं खेलूंगा ना, मैं जीतने हारने के लिए नहीं खेलूंगा, मैं खेलूंगा कि ढेर सारे नए बच्चे इंस्पायर होंगे, देखो यार बॉयस उम्र में खेल रहा है, कुछ मेरी टांग भी खींचेंगे, कुछ ट्रोल भी करेंगे, कुछ सही भी करेंगे, और फिर मैं उस गेम को एंजॉय करूँगा। देखो कुश्ती बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है, और बड़े बड़े इंडिया में अच्छे रेसलर हुए हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े हुए हैं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। मगर जब से मैं बिग बॉस में आया, बाकी शो में आया, तो कुश्ती को मैं वो 5 स्टार क्राउड तक मैंने टच करने की कोशिश की, लेके गया कि भैया ये। और फिर जो मैंने अपने आप को रखा है, अब जो कोई मेरे से मिलता है ना, वो कहता है यार रेसलर ऐसे होते नहीं, आपका पेशेंस लेवल क्या है, आपकी मैच्योरिटी क्या है, आपकी सिंसियरिटी क्या है, रेसलर डिफरेंट होते हैं। मैंने कहा गलत है, वो धारणा गलत है। पहले क्या होता था, मीडिया ने इतना ख़राब कर रखा था कुश्ती को, किसी ने झगड़ा किया ना, कोई जिम में जाता 2 ट्रैक सूट पहन रखे, पहलवानों ने कर दिया, फिल्मों मेरे 5 पहलवान बुला के ला, इलेक्शन मेरे पहलवान हो सब कर। तो क्या कि कुश्ती की इमेज इतनी ख़राब कर रखी थी। जो सही पहलवान होगा ना, उसको तो पता नहीं रहेगा कि दुनियादारी क्या है, वो झगड़ा ही नहीं करेगा किसी से, उसके कोई 2 मार भी देगा ना, चुपचाप शांत रहेगा। उसे पता है कि वो रिंग में ही करेगा जो करना है। उसे पता है कि अगर आम आदमी किसी एक मारोगे तो कहाँ उमर गया हो। तो अब किसी झगड़ा होता था ना, तो हम पता क्या करते थे, भाई रहने दे यार, क्यों ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, क्यों तू यार हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। बोला आपकी ज़िंदगी कैसे ख़राब होगी कि भैया अब तू कुछ करेगा, एक तेरे मारेंगे, तू मर जाएगा, तो हमारी तो पूरी ज़िंदगी तियाड़ में चली गई ना। सही बात है, सही। अच्छा, फिजिकल फिटनेस, जैसे अब क्या है कि बच्चे हमारे यहाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आज बहुत पढ़ाई का स्ट्रेस है, जिम नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस का महत्व
क्या है आपके हिसाब से, और वो जिम नहीं जा सकते तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो फिजिकली फिट रहे, तभी मेंटली फिट रह पाएंगे, तभी खुश रह पाएंगे, तभी कॉन्फिडेंट रह पाएंगे, तभी पढ़ पाएंगे। देखिए भैया, ये किसी ने बोला ना कि फिजिकल फिटनेस के लिए जिम जाना है, तो 2 डंडे में मारूंगा उसके। फिजिकल फिटनेस के लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिम में हर इंसान नहीं जा सकता। जिम जाओ, बड़ी अच्छी बात है, एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ। फिजिकल फिटनेस आप जहाँ भी मौका मिले वहीं पे कर लो। मैं एक कुर्सी से आपको 15 वर्कआउट बता सकता हूँ। एक मैट टावल से मैं आपको बिगिनिंग से लेके नेशनल लेवल का एथलीट कैसे बनना वो बता सकता हूँ। और मेरे अनुसार 1500 से 2000 रुपये बहुत हैं रोजी रोटी के अलावा आपको एक बड़ा एथलीट बनने के लिए भी। तो मैं ज़्यादा इतना यूट्यूब पे इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं, क्योंकि मैं इतना वो कर नहीं पाता हूँ, मगर फिर भी एक सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या यूट्यूब का एक चैनल बना रखा है टीम के नाम से, तो उन पे मैं ढेर सारी वीडियो डालता हूँ। कोई भी चीज़ का कैसे वर्कआउट करें, कैसे चीज़ें करें, तो आप उन पे जाके निःशुल्क है आप देख सकते हो, आप सीख सकते हो। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो गांव में बैठे मैं उनके अनुसार डाइट बताता हूँ कि गांव में आप क्या खा सकते हो। आपके पास रोटी है, आपके पास छाछ है, आपके पास मट्ठा है, तो आप कैसे क्या खा सकते हो। और अगर आपके पास फ्रूट हैं, आपके पास ये चीज़ें, वो कैसे खा सकते हो। तो वो कहते हैं ना कि जब शरीर का वज़न बढ़े तो व्यायाम कीजिए, जब दिल का वज़न बढ़े तो ध्यान कीजिए, और जब धन का वज़न बढ़े तो दान कीजिए। तो क्या है, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे ही मौका, मैं अपनी ज़िंदगी में 2 ही काम करता हूँ, या वर्कआउट करता हूँ या काम करता हूँ। तन जितना घूमता रहेगा ना उतना अच्छा है, मन जितना स्थिर रहेगा उतना अच्छा। मगर हम उल्टा करते हैं, तन को तो बैठाए रखते हैं, मन घुमाते रहते हैं, इंस्टाग्राम रील। और आजकल की जनरेशन पता क्या, उल्लू हैं। पूरी रात उल्लू तरह जागते रहते हैं और दिन में उसके कुत्ते तरह सोते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत गलत है, बहुत मतलब समझते हो, उल्लू हैं, उल्लू तरह जागते रहेंगे। और जो कुत्ता होता है तो बहुत वफादार है, वो तो बहुत वो है, उसमें तो बहुत गुण हैं, वो एक उसके लिए हमारी बहुत वो करता है। मगर आजकल कहेंगे ना आई एम पार्टी एनिमल, वो 40 के बाद चलते फिरते केमिस्ट बन जाते हैं, 4 बजे खाने, 6 बजे खाने, 8 बजे खाने। मैं कह रहा हूँ पार्टी एनिमल कहाँ के पार्टी एनिमल भैया। तो लाइफ को संतुलित बनाओ यार। मैं नहीं कहता कि आप 1 बजे उठ जाओ या 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, कम से कम भैया सूर्य निकले तब उठ जाओ, और कम से कम मौका मिले हाथ पैर हिला लो, थोड़ा सा पसीना निकालो, थोड़ा सा ये सब कर लो। बाकी चीज़ें क्या है, 15-20 मिनट रनिंग कर लो, टाइम से जग गए, योगा कर लिया, यूट्यूब पे सब कुछ है, काम की वीडियो नहीं देखेंगे। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब भी छोड़ दो, सारी चीज़ छोड़ दो, जो इसमें आपको मज़ा आता है, साइकिल चलाने में, स्विमिंग करने में, भागने में, दौड़ने में। एक डॉक्टर था, बड़ा नाम नहीं लूँगा मैं उसका, यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा उसका, उसने खुद ही मुझे भेजा कि गर्म पानी पियो ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद। मैं कह रहा हूँ जो मुझे एसिडिटी हुई ना, वो डॉक्टर की 99% योगदान उस डॉक्टर का है। बिल्कुल मत पियो भैया, सबकी बॉडी अलग है। अब गर्मियों में गर्म पानी पियोगे तो एसिडिटी वैसे ही हो जाएगी। सही बात है। मैंने उसने सिंसियरली बोला, मैंने उसको मान के देखा कि चलो यार ये तो अपना याद में गर्म पानी तो बता रहा है। आपकी बॉडी के सबसे बड़े डॉक्टर आप हो, सबसे बड़े ट्रेनर आप हो। संतुलित खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ, और ऋतु के हिसाब से पानी पियो। जैसे बारिश है तो थोड़ा सा डिफरेंट लो, गर्मी है तो मटकिया पानी पी लो, सर्दी है तो पानी किसी कांच की बोतल में डाल दो, तो उसके हिसाब से पियो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एकदम मज़ा आ गया, और आपका दिल इतना साफ, और इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने की, इतनी कमाल की बातें आपने की, आपने बताया जीवन में कि असली मायने क्या हैं सफल होने के। तो मैं बस ये चाहता हूँ अंत में ख़त्म करते हुए कि आप बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो आपने अपने जीवन से सीखा है, जो आपने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचकर सीखा है, वो कुछ बातें जो गहरी हैं, जो आपको लगता है कि सबको पता हो, क्योंकि ये एक जीवन पर्याप्त नहीं है सभी अनुभवों के लिए, हमें औरों के जीवन से भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चों के लिए आप कहें जो तैयारी कर रहे हैं। देखो, ज़िंदगी में क्या है कि एक स्टूडेंट बने रहना ज़रूरी है। जो भी बच्चे हैं, मैं बच्चे क्या, कोई भी हम भी हैं, कहते हैं ना कि सीखना बन तो जीतना बन। तो भैया जो भी आप किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, भले ही आप MNC कंपनीज़ के लिए, भले ही आप अपने बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ज़िंदगी में है ना, पग पग पे सीखते रहो। दूसरा, अपने में आत्मविश्वास रखो। तीसरा, कभी फेल होने से मत डरो। चौथा, कि भले ही कोई कुछ हो जाए, सामने वाले है ना हमारी ताकत और पैसे का अंदाज़ा लगा सकते हैं, मगर हमारी हिम्मत और हौसले का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। आप वो रखो। पांचवा, जो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्सपेरिमेंट करो, मगर सीखो ज़्यादा। गलती करो, गलतियाँ करना ज़रूरी है, मगर एक गलती दोबारा मत करो। तो ज़िंदगी में आपको कामयाब होना है। और सबसे ज़रूरी बात, बड़े सपने देखो। सपने तभी पूरे होंगे जब सपने देखेंगे। तो ज़िंदगी में सपने देखो, अपना आत्मविश्वास रखो,
और याद रखो ये ज़िंदगी है ना, कुछ नहीं है, एक मेले की तरह है। जैसे मेला नहीं, जब मेला जब स्टार्ट होता है फिर जाता है, फिर उसमें ढोल नगाड़े सब होते हैं, शाम तक वो मेला फिर पूरा रैप हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। तो ज़िंदगी भी वही है। आप शुरुआत करो। ये मैं तो नहीं रखता कि हम कौन कहाँ से आया कहाँ जाएगा, मैं तो ये रखता है कि भैया हमने क्या लेगेसी छोड़ी, क्या हम करके जा सकते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, और हमेशा अपने माता पिता के पैर छुओ, उनकी इज़्ज़त करो, अपने गुरुओं की इज़्ज़त करो अगर ज़िंदगी में आगे जाना है तो। क्योंकि एक बाल्टी होती है ना, बाल्टी कुएं में डालते हैं ना, बाल्टी खड़ी रहेगी, बाल्टी कभी भरेगी नहीं। अगर बाल्टी झुक जाती है ना तो उसको कुआं पानी दे देता है, या एक बाल्टी से कुआं खाली नहीं होता। तो सबसे बड़ा जो रूल है, स्टे हम्बल, एम हाई। तो आप ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से, कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी कुश्ती का ही सीधा सा फंडा है कि कोई हारता तब तक नहीं कि वो गिर गया तो हार गया, जब वो उठने से मना कर देता है तब उसकी हार होती है। तो ज़िंदगी में असफलताएं आती रहेंगी, बट ऐसा नहीं है कि ये फैटल है कि अब ये ठीक नहीं हो सकती। असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, और सफलता का मज़ा भी तभी है। तो फिर इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे और बहुत सारी बातें करते रहेंगे। बहुत मज़ा आया, और देखते रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप भी जो हम आपको सिखा रहे हैं वो आप औरों को भी सिखाते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्ते।